हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपके जो बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, पहले विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग और दूसरा विद इवेपोरेटिव कूलिंग। पहले हम विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात की थी, ठीक है। पहले हम विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग की बात करते हैं सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक हमारे पास हीट एक्सचेंजर होता था और हीट एक्सचेंजर से आपकी जो ये एयर है, कूल्ड एयर है, ये निकल के आपकी कूलिंग टरबाइन में जाती थी और वहाँ से कैबिन में चली जाती थी। लेकिन जब हम बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो हीट एक्सचेंजर होते हैं और दो ही आपके कंप्रेसर होते हैं। एक आपका मेन कंप्रेसर जो कि आपको सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी मिला था, यहाँ पे आपका सेकेंडरी कंप्रेसर और लगा होता है दोनों हीट एक्सचेंजर्स के बीच में। तो यहाँ पे जब हम बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग के मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आपके पास एक मेन कंप्रेसर होता है, एक सेकेंडरी कंप्रेसर होता है, दो हीट एक्सचेंजर होते हैं और एक आपका कूलिंग टरबाइन होता है। अब अगर यहाँ पे हम नॉर्मली आपके एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसकी वर्किंग की बात करें तो होता क्या है, आपकी एम्बिएंट एयर जो है वो डक्ट के थ्रू पास होकर रैम्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पास होने के बाद उसके बाद रैम्ड एयर जो है आपकी वो मेन कंप्रेसर में एंटर करती है। इसका कुछ पार्ट जो है वो मेन कंप्रेसर में एंटर करता है और कुछ पार्ट को हम लोग दोनों हीट एक्सचेंजर्स में यूज करते हैं। तो आपका कुछ पार्ट जो मेन कंप्रेसर में जाता है वहाँ पे आपकी गैस जो है वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होती है, ठीक है। ब्लेड एयर में वो कन्वर्ट हो जाती है, रैम्ड एयर से वो ब्लेड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कि आप फर्दर कूल करते हैं हीट एक्सचेंजर्स में, ठीक है। अब जैसे मेन कंप्रेसर में जब आपकी रैम्ड एयर आई, ये ब्लेड एयर में कन्वर्ट हो गई, कंप्रेस्ड एयर बन गई है। अब ये 2 से 3 पॉइंट पर आ गई है। अगर आप टीएस डायग्राम में देखेंगे तो ये 2 से 3 पॉइंट पर आ गई है। अब जो ये आपकी ब्लेड एयर यहाँ से आ रही है, इसी को आप कंबशन चैम्बर में, इसका कुछ पार्ट आप कंबशन चैम्बर में ले जाते हैं, उसको हीटअप करते हैं और वो पार्ट टरबाइन में जाती है, टरबाइन को रोटेट कराती है, जिससे कि आप अपने मेन कंप्रेसर की वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे आप पावर सप्लाई कर रहे हैं, ये आपका वो पावर पॉइंट है जहाँ पे आप पावर सप्लाई कर रहे हैं ताकि आप अपने मेन कंप्रेसर को चला सकें। तो जो ब्लेड एयर आपके मेन कंप्रेसर से आ रही है वो पास होकर आपके फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में जाती है, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपकी कुछ रैम्ड एयर जो है वो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में और सेकंड हीट एक्सचेंजर में जाने वाली है। अब ये जो रैम्ड एयर यहाँ से आ रही है ये क्या करने वाली है, जब आपकी ब्लेड एयर जो है ट्यूब्स में फ्लो करेगी तो रैम्ड एयर इन ट्यूब्स के आसपास रहेगी और इन ट्यूब से वो क्या करेगी, हीट गेन करेगी। मतलब आपकी कंप्रेस्ड एयर से हीट जो है वो रैम्ड एयर गेन करने वाली है और एटमॉस्फेयर में निकल जाने वाली है। अब यहाँ से आपको कूल्ड कंप्रेस्ड एयर मिलने वाली है आफ्टर फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। फर्स्ट हीट एक्सचेंजर के बाद आपको कूल्ड कंप्रेस्ड एयर मिलने वाली है। अब जो ये कूल्ड कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ पे देखेंगे आप टीएस डायग्राम में, तो अब ये 3 पॉइंट से 4 पॉइंट पे आ चुका है। आफ्टर फर्स्ट हीट एक्सचेंजर आपकी गैस जो है उसका टेम्परेचर कुछ कम हो चुका है, प्रेशर कॉन्स्टेंट मेंटेन है। वहीं जब हम आगे की बात करते हैं तो आपकी जो गैस है, आपका जो एयर है वो अब सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगा, जहाँ पे ये फर्दर कंप्रेस होने वाली है आपकी एयर, ठीक है। आपकी कूल्ड कंप्रेस्ड एयर अब फर्दर कंप्रेस होने वाली है किसमें, सेकेंडरी कंप्रेसर में। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होने वाला है उसका। उसके बाद वो 4 से 5 पॉइंट पे आ जाएगी आपके टीएस डायग्राम में। इसका टेम्परेचर फिर दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में पास करेंगे। आप इसे कहाँ पास करने वाले हैं, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में। अब आपके रैम्ड एयर का एक पार्ट आपका फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में गया था, दूसरा पार्ट आपका कहाँ जा रहा है, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। ये भी वही करने वाला है, आपकी ट्यूब्स से हीट लेके आपके इस कूल्ड कंप्रेस्ड एयर को की हीट को एब्जॉर्ब करके ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी आपकी रैम्ड एयर, और आपकी अब कूल्ड कंप्रेस्ड एयर आपको फिर से मिलने वाली है आफ्टर सेकंड हीट एक्सचेंजर। सेकंड हीट एक्सचेंजर के बाद फिर से आपके पास क्या आने वाली है, कूल्ड कंप्रेस्ड एयर आने वाली है 8.6। अगर यहाँ देखेंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर रहने वाला है, बस आपका टेम्परेचर जो है वो कम होने वाला है। तो वो 5.6 पे आ जाएगी, 6 पॉइंट पे आ जाएगी आपकी टीएस डायग्राम में। वहीं यहाँ से निकलने के बाद ये किस में जाने वाली है, ये कूलिंग टरबाइन में जाने वाली है, जहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की वजह से इसकी फर्दर कूलिंग होने वाली है।
अब यहाँ पे जब ये टरबाइन के अंदर जाती है, एक्सपेंड करते हैं, मतलब टरबाइन को रोटेट कराती है, तो जो टरबाइन को रोटेट कराने से जो इसकी पावर डेवलप होती है, ठीक है, आपके टरबाइन में जो पावर आती है, आपका टरबाइन जो रोटेट होता है वो आप यूज करते हैं किसके लिए, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी कंप्रेसर को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपकी कूलिंग टरबाइन की रोटेशन, जो आपकी कूल्ड कंप्रेस्ड एयर है, वो जब टरबाइन को रोटेट कराती है तो उसकी हेल्प से आपका सेकेंडरी कंप्रेसर जो है वो मूव करता है। अब आपकी कूलिंग टरबाइन में जो इसका टेम्परेचर और प्रेशर है वो इतना हो जाने वाला है कि आप उसको कैबिन में सप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन कंफर्ट के लिए वो एप्लीकेबल है, ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला है। तो अब आपकी जो एयर है, कूल्ड कंप्रेस्ड एयर है, वो 6 से 7 पॉइंट पे आ जाएगी, जहां से आप इसको किस में भेज देंगे, कैबिन में भेज देंगे। कैबिन में जाने के बाद इक्विपमेंट्स की हीट की वजह से, जो इक्विपमेंट्स आपके काम कर रहे हैं उसकी हीटिंग की वजह से, और ह्यूमन जो हीट रिलीज करते हैं पर आवर बेसिस पे हम कहते हैं, और नॉर्मली वो करते रहते हैं, ग्रुप में होंगे तो ज़्यादा हीट रिलीज होने वाली है उनकी बॉडी से, तो उसकी वजह से आपकी एयर का जो टेम्परेचर है वो दोबारा बढ़ने वाला है, जिसके बाद आप उसे कहाँ रिलीज कर देते हैं, 8 पॉइंट पे ले जाके। जब उसका टेम्परेचर ऐसा हो जाता है कि वो ह्यूमन कंफर्ट के लायक नहीं रहता है, आप उसको वापस एटमॉस्फेयर में एग्जिट करा देते हैं। तो आपने जो एयर ली वो एटमॉस्फेयर से ली, आपने जो एयर छोड़ी वो एटमॉस्फेयर में छोड़ी। अपने आप में ये एक ओपन साइकिल है, जहां पे स्टार्टिंग भी एटमॉस्फेयर से होती है और एंडिंग भी या एग्जॉस्ट भी आपका एटमॉस्फेयर में ही होता है। जो भी प्रोसेसेस के बारे में अभी मैंने बात करी है, आपको एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका वार्म एयर जो है कैबिन से एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको ओपन साइकिल की तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात करें तो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, जो आपके कैबिन में जो कैबिन में वहां पे हीट रहा है वो आपका, या जो आपका इसका टेम्परेचर रहा है उसके बेसिस पे जो हीटिंग रही है, आपका जो हीट रहा है कैबिन के अंदर, वो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। तो 7 और 8 पॉइंट के बीच में आपका कैबिन था, तो MCP T8-T7 जो है वो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होने वाला है। वहीं जब हम वर्क इनपुट की बात करते हैं तो मेन कंप्रेसर जो है वहां पे आप वर्क दे रहे हैं, तो वो आपका MCP T3-T2 रहने वाला है। वर्क इनपुट की बात करें या पावर की बात करें, बात एक ही है, MCP T3-T2। अगर हम COP की बात करते हैं तो देखिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका क्या है, MCP T8-T7, और आपका वर्क क्या है, MCP T3-T2। तो आपका COP क्या होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो T8-T7 ओवर T3-T2 आपकी COP आने वाली है। वहीं अब हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात करी है ये आइडियल कंडीशंस के बारे में। ये आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने रेफ्रिजरेशन शुरू किया था, बेल-कोलमन साइकिल में भी हमने डिस्कस किया, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी हमने बात की थी कि भाई हम लोग जब बात करते हैं तो हम आइडियल साइकिल की बात करते हैं, ना कि एक्चुअल की, कि जो रियल कंडीशन में जो वर्क करने वाली है तो वो कैसे होने वाली है। जब हम रियल कंडीशंस की बात करेंगे तो आपके प्रोसेसेस में हल्के फुल्के चेंज आने वाले हैं। जब हम इन चेंजेस की बात करते हैं तो होने क्या वाला है, जब ये 2 पॉइंट से आगे की ओर मूव करेगा तो ये 2 की जगह ये 3 की जगह ये 3 डैश पे पहुंच जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करेंगे कि भाई जब ये आपका कूलिंग टरबाइन में जाएगा तो कूलिंग टरबाइन में ये 7 की जगह ये आपका 7 डैश पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आपके मेन कंप्रेसर ने काम किया, हम कंप्रेसर की एफिशिएंसी की बात करें तो जो आपका आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज था और जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर राइज है, उन दोनों का जो रेशियो रहने वाला, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर राइज, आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज और एक्चुअल टेम्परेचर राइज का जो रेशियो रहने वाला आपका, उससे आपकी कंप्रेसर की एफिशिएंसी आने वाली है, दैट इज T3-T2 ओवर T3-T2। वहीं जब आप यहाँ पे टरबाइन की बात करते हैं, कूलिंग टरबाइन की बात करते हैं, तो जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप रहने वाला है और जो आपका आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर ड्रॉप, जो कि आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है और जो कर्व लाइन है वो आपकी एक्चुअल की है, तो एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप और आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर ड्रॉप का आपका जो रेशियो रहने वाला है वो आपको टरबाइन की एफिशिएंसी देने वाला है, यानी कि T6-T7 ओवर T6-T7 डैश आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी आने वाली है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे विद इवेपोरेटिव कूलिंग की। विद इवेपोरेटिंग कूलिंग में जैसे आपके सिंपल में हमने बात करी थी कि विदाउट के बाद विद में आपका इवेपोरेटर ऐड हो गया था, इसी तरीके से विद इवेपोरेटिव कूलिंग में यहाँ पे आपका इवेपोरेटर ऐड होने वाला है, जो कि सेकेंड हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन के बीच में इंस्टॉल होने वाला है। इवेपोरेटर में क्या होता है कि आपकी फर्दर कूलिंग की जाती है एयर की आफ्टर सेकेंड हीट एक्सचेंजर। इवेपोरेटर में आपके पास एक लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है,
ऐसा लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जब सेकेंड हीट एक्सचेंजर से आपकी कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, देखिए बाकी का फंक्शन सेम है, सेकेंड हीट एक्सचेंजर से जब आपकी कूल्ड कंप्रेस्ड एयर बाहर आएगी तो वो कहाँ जाएगी, वो इवेपोरेटर में ट्रेवल करेगी। आपके इवेपोरेटर या वेसल जो है उसके अंदर जो लिक्विड रहने वाला है वो लो बॉइलिंग पॉइंट का है, तो वो क्या करेगा, ट्यूब से हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो बॉयल हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कूल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो फर्दर कूल हो जाएगी, मतलब काफ़ी कूल हो जाने वाली है अब वो। उसको फिर आप क्या करेंगे, कूलिंग टरबाइन में भेजेंगे जहां वो फर्दर कूल होगी। फर्दर कूल होते हुए टरबाइन जो है, टरबाइन में की रोटेशन जो है वही आपके सेकेंडरी कंप्रेसर को चलाने वाली है। फिर उसके बाद आप उसको कहाँ भेज देंगे, आप उसको कैबिन में भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके जो टीएस डायग्राम है उसमें चेंज कहाँ आ रहा है, ये इवेपोरेटर की वजह से। जब सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में ये एग्जिट करती है तो ये 6 पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इवेपोरेटर में क्या हुआ, फर्दर कूलिंग होगी, आपका टेम्परेचर और प्रेशर और कम हो गया है। उसके बाद फिर ये कहाँ जा रही है, आपके कूलिंग टरबाइन में जा रही है। तो आपका यहाँ पे एक 7 पॉइंट, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो इंक्लूड हो गया इवेपोरेटर की वजह से। 6 से 7 पे आ गया, 7 से 8 में ये आपके टरबाइन में रहेगा, 8 के बाद ये कैबिन में चला जाएगा, 9 में कैबिन से बाहर आ जाएगा जब ये एयर जो है आपकी वार्म हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे आपके वर्क की बात करेंगे तो वर्क आपका वही रहने वाला है mCp T3-T2। और यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की तो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो जाने वाला है mCp T9-T8। तो आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया है। तो उसके बेसिस पे हम वही बात करेंगे। कैबिन जो है वहां पे आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, मेन कंप्रेसर जो है वो आपका वर्क या पावर है, सीओपी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है mCp T9-T8 उसको आप क्या करेंगे mCp T3-T2 से डिवाइड कराएंगे, तो आपके पास T9-T8 ओवर T3-T2 जो है वो आपकी सीओपी आ जाएगी। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके जो एक्सचेंजर्स हैं, मतलब कंप्रेसर है, कंप्रेसर के आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप एक्चुअल लेंगे 3 डैश लगाएंगे, ऐसे ही टरबाइन का लेंगे तो वहाँ पे 8 डैश आ जाने वाला है और आपकी कंप्रेसर और टरबाइन की एफिशिएंसी आपकी कैलकुलेट हो जाने वाली है। ये आपकी थ्योरी है कुछ इस रिगार्डिंग में, हमने इवेपोरेटर का यूज बताया है यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।